चैप्टर आपका है रेशियो और प्रपोर्शन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपेयर करते हैं, अगर हम कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के आपके पास में कितने रास्ते हैं। एक तो होता है डिफरेंस निकाल के कंपेयर करना, डिफरेंस निकालना। भाई हमारे किसी सब्जेक्ट में 30 मार्क्स हैं और किसी के 25 मार्क्स हैं, कंपेयर करना है तो हमने डिफरेंस कर दिया, 5 आ गया। तो डिफरेंस वाले तरीके से हम लोगों को या जो भी हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो रेशियो जो है ना वो भी यही काम करता है। जो रेशियो है तो रेशियो इज वे, ये भी एक रास्ता है, बाय यूजिंग विच, जिसका आप इस्तेमाल करते हो, बाय यूजिंग विच वी कैन कंपेयर 2 or more than 2 given quantities of same nature। अब रेशियो जो है वो डिफरेंस के मामले में कहाँ पर उसको जो है ज़्यादा वैल्यू मिल जाती है। डिफरेंस केवल 2 ही लोगों का निकल सकता है, 3 का निकल सकता है डिफरेंस। जैसे हमने कहा कि मेरे तो 30 मार्क्स हैं, उसके 25 हैं और तीसरे के 20 हैं, ज़रा डिफरेंस करके कंपेयर करो। तो समस्या ये है, या तो तुम मेरे और उसके कर पाओगे, यानी 30 और 25 का कंपेयर कर पाओगे, या फिर 30 और 20 का कंपेयर कर पाओगे, या फिर 20 और 20। तो तुम एक बार में केवल 2 ही लोगों को तो कंपेयर कर पाओगे। तो डिफरेंस वाले तरीके में कंपेयर केवल 2 लोगों में होता है, लेकिन रेशियो वाले में जो कंपेरिजन है वो 2 या 2 से ज़्यादा में होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो रेशियो है, रेशियो वो तरीका है, रेशियो इज़ वे बाय यूजिंग विच, जिसको हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग विच वी कैन कंपेयर, हम कंपेरिजन कर सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा, 2 or more than 2 गिवन क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जिन लोगों को आप कंपेयर कर रहे हो उनका नेचर सेम होना चाहिए। जैसे अगर मेरी पॉकेट में 1000 रुपीज़ हैं और आपकी पॉकेट में 500 रुपीज़ हैं और किसी की पॉकेट में 100 पैसे हैं और पूछा जाए कंपेयर करो, तो कंपेरिजन नहीं हो पाएगा। सबके पास अगर रुपीज़ होंगे तभी कंपेयर हो पाएगा, सबके पास पैसे होंगे तभी कंपेयर हो पाएगा, सभी के पास में अगर मास किलोग्राम में होगा तभी कंपेयर हो पाएगा, स्पीड का स्पीड के साथ कंपेयर हो पाएगा, मास का मास के साथ कंपेयर हो पाएगा, सब्जेक्ट नंबर का सब्जेक्ट नंबर के साथ कंपेयर हो पाएगा। अब सपोज कर लो कि मैथ के नंबर्स अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो 10 बच्चों के मैथ के नंबर ले रहे हैं, तो क्या 11वें बच्चे का क्या इंग्लिश का काउंट कर लेंगे ना, तो वो लिखा हुआ है सेम नेचर। तो रेशियो जो है कंपेयर करके आपको देता है वैल्यूज़, और वो जो वैल्यूज़ आपके सामने आती हैं उसमें बाउंडेशन ये नहीं रहती कि हमको 2 लोगों का कंपैरिजन करना है। रेशियो आपका 2 लोगों का भी कंपेयर कर सकता है और 2 से ज़्यादा का भी कंपेयर कर सकता है, लेकिन जो क्वांटिटीज़ हमारे पास होंगी उनका नेचर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेचर भी सेम होना चाहिए और यूनिट भी सेम होना चाहिए। गिवन क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर विद सेम यूनिट। जैसे हमारे पास में मास है 10 किलोग्राम, किसी के पास में मास है 20 किलोग्राम, किसी के पास में मास है 500 ग्राम। तो पूछा गया रेशियो निकालो, तो रेशियो तो तब निकाले ना जब सारे के सारे नेचर में सेम हो। तो सभी नेचर में तो सेम है, किलोग्राम दिखाई दे रहा है कि तीनों में क्या है, मास है, तो मास आपका क्वांटिटी का नाम हो गया। तो क्वांटिटी का नाम तो मास है, तीनों के लिए मास है, तो नेचर तो सेम हो गया और यूनिट भी सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ पर यूनिट सेम नहीं है, तो 10 किलोग्राम ग्रीन सिग्नल
ओके 20 किलोग्राम ग्रीन सिग्नल, 500 ग्राम ये गड़बड़ कर रहा है तो इसको किलोग्राम बनाए तो 0.5 किलोग्राम। अब आप इनका क्या कर सकते हो, रेशियो ले सकते हो। तो रेशियो क्या होता है ये क्लियर हो गया ना। ये वो रास्ता होता है जो आप कंपेयर करने में यूज़ करते हो, चाहे 2 हो या फिर 2 से ज़्यादा हो। इम्पॉर्टेंट बात है सेम नेचर विद सेम यूनिट। क्लियर। अगर हमारे पास में 2 टर्म हैं, इफ ए बी आर 2 टर्म्स, चाहे टर्म्स कह लो या क्वांटिटीज कह लो, बात एक ही है। तो अगर हमारे पास में 2 टर्म्स हैं ए और बी, तो उनका रेशियो कैसे लिखा जाता है, रेशियो ए बाई बी। पढ़ा कैसे जाता है, इसको पढ़ते कैसे हैं, रेशियो ए इज टू बी, ऐसे पढ़ते हैं। या इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो सिंपल वे में, रेशियो ए टू बी, ऐसे भी लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। रेशियो को लिखने का तरीका ये भी होता है और ये भी होता है। जैसे अगर आप ये अपॉन का साइन ना लगाना चाहें तो इस तरीके से भी यूज होता है, रेशियो ए बी। ठीक है ना। अगर आपके पास में 2 टर्म हैं तो इस तरीके से आप रेशियो लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। और पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका ये आपको पता चल गया। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो, कोई अगर दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो तो बताइए। क्लियर है तो नहीं बात। अगर आपको 2 रेशियो दिए जाएं और आप उनके करस्पॉन्डिंग को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो कंपाउंडेड कहलाता है। जैसे कहा जाए कि कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है, तो कंपाउंडेड रेशियो मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ गिवन रेशियोज। जो रेशियोज आपको दिए जा रहे हैं आप उनको बिना किसी चेंजमेंट के, मतलब ये मत करना कि जो न्यूमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो, जो जैसा दिया है वैसा ही रखो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो एक रेशियो है ए बाई बी, एक है सी बाई डी, एक है ई बाई एफ, तो समवन सेज कि कंपाउंडेड रेशियो निकालो। तो कंपाउंडेड रेशियो, जो रेशियो जैसा दिया गया है आप उनको बस आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ए सी ई अपॉन में क्या हो जाएगा, बी डी एफ। तो कंपाउंडेड रेशियो हो गया ये। ठीक है ना। अच्छा, अगर आपने क्या काम किया कि कंपाउंडेड रेशियो ऑफ गिवन रेशियो टू इटसेल्फ, एक रेशियो था ए बाई बी, केवल एक रेशियो था, सिंगल रेशियो था, और आपने उस रेशियो का उसी के साथ क्या कर दिया, कंपाउंडेड कर दिया। यानी कि ए बाई बी था तो ए बाई बी एक बार और लिख लिया और इनको कंपाउंडेड कर दिया तो क्या बन गया, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो कंपाउंडेड रेशियो ऑफ गिवन रेशियो टू इटसेल्फ या विद इटसेल्फ, टू भी लिख सकते हैं, विद भी लिख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो। और अगर आपने इसको जो है डुप्लीकेट रेशियो कर दिया तो डुप्लीकेट रेशियो करने के बाद आप देखोगे कि जो रेशियो दिया हुआ है उस पर कितनी पावर लग चुकी है, 2 पावर लग चुकी है। अगर तुमने उस रेशियो का स्क्वायर रूट ले लिया, जैसे ये आपका कंपाउंडेड रेशियो ऑफ गिवन रेशियो टू इटसेल्फ इज कॉल्ड द डुप्लीकेट रेशियो। अब अगर हमने कहा कि आपके पास में गिवन रेशियो है, तो गिवन रेशियो है, तो गिवन रेशियो का स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। जैसे सपोज कर लो कि आपके पास में रेशियो ए बाई बी था
और आपने अपने उस रेशियो का स्क्वायर रूट ले लिया तो क्या बन गया, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। तो अब ये कहलाएगा सब डुप्लीकेट। तो अगर बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी ना करनी हो तो किसी रेशियो का स्क्वायर कर देना, डुप्लीकेट। जो रेशियो आपको गिवन है उसका स्क्वायर कर दिया तो क्या बन गया, डुप्लीकेट रेशियो बन गया। और किसी रेशियो का स्क्वायर रूट ले लेने से क्या बन जाएगा, सब डुप्लीकेट। तो ये तो हो गई इसकी डिटेल की बात। अब अगर हमें अपने न्यूमेरिकल के लिए, क्वेश्चंस के लिए तैयारी करनी है तो एक बार फिर से डुप्लीकेट रेशियो क्या है, तो भाई डुप्लीकेट रेशियो इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ गिवन रेशियो, स्क्वायर ऑफ गिवन रेशियो। और सब डुप्लीकेट क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, तो यहां पर क्या लिख दिया जाए, स्क्वायर रूट ऑफ गिवन रेशियो। तो अगर हमें अपने न्यूमेरिकल के लिए तैयारी करनी है तो फिर ये रिजल्ट्स है, और डिटेल में जाना है तो फिर ये भी लिखा होगा। देखिए समझिए सारे टर्म्स को। देखिए आपने क्या किया, स्क्वायर हटाया, क्यूब कर दिया। क्यूब ऑफ गिवन रेशियो क्या कहलाता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो सिंपल आपने क्यूब कर लिया, क्यूब मतलब 3 पावर, तो ये आ जाएगा ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब क्यूब का रिवर्स कर दो, क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ गिवन रेशियो, तो ये आ जाएगा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो गिवन रेशियो का क्यूब करो ट्रिप्लीकेट, और अगर क्यूब रूट ले लो तो सब ट्रिप्लीकेट। क्लियर। अगर कोई रेशियो आपके पास है तो ये सारे के सारे टर्म्स बहुत ही आसानी से निकल आएंगे। ठीक है। एक चीज हम यहां पे और बता दें आपको कि जैसे आपको किसी बल्क क्वांटिटीज के, कोई बल्क क्वांटिटी है आपके पास, तो बल्क क्वांटिटी इज मिक्सचर ऑफ different quantities and ratio of different quantities given, different quantities given, also total value of bulk quantity given, bulk quantity given। तो पूछा जाता है वैल्यू ऑफ ईच डिफरेंट क्वांटिटी, ईच डिफरेंट क्वांटिटी। जैसे एक क्वेश्चन भी साथ में ले लेते हैं कि कैपिटल ए और कैपिटल बी के जब पैसे बंच में रखे गए एक साथ, तो सम ऑफ रुपीज ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इज 10,000 एंड their ratio, their part ratio is 1:4। तो फाइंड रुपीज फॉर ईच ए एंड बी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी के जब पैसे आपस में मिला दिए जाते हैं तो 10,000 रुपये बन जाते हैं। तो यहाँ पे बल्क वैल्यू कितनी है, 10,000, और जो डिफरेंट लोगों ने उनमें पार्टिसिपेट किया उनका रेशियो कितना है, 1:4। तो वही तो लिखा हुआ है कि बल्क क्वांटिटी इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज। एक बल्क क्वांटिटी जो है बहुत सारे लोगों के मिक्सचर से बनी होगी।
एंड रेशियो ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज गिवन, और जो वहाँ पर जिन लोगों ने इन्वॉल्वमेंट किया हुआ है उनका रेशियो भी दिया जाएगा, और आल्सो वैल्यू ऑफ बल्क क्वांटिटी भी दी जाएगी, और पूछा जाएगा वैल्यू ऑफ ईच डिफरेंट क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ए के कितने रुपए थे और बी के कितने रुपए थे, तो कैसे निकालते हैं? तो वैल्यू ऑफ ईच डिफरेंट क्वांटिटी इज इक्वल टू होता है रेस्पेक्टिव रेशियो अपॉन में सम ऑफ रेशियो और इनटू में टोटल बल्क क्वांटिटी। जैसे हमको ए के रुपीस निकालने हैं, रुपीज ऑफ ए, तो ऊपर है रेस्पेक्टिव रेशियो, हम किसको लेके चल रहे हैं? ए को, तो ए का रेशियो कितना है 1, और सम ऑफ रेशियो कितना हो गया 1 + 4 5, और बल्क वैल्यू कितनी है 10,000, कितना आ गया 2,000 रुपीज़। सिमिलरली रुपीज़ ऑफ बी अगर निकालने हैं तो 4 पार्ट है इसका, तो 4/5 इंटू 10,000 कितना आ जाएगा 8,000। तो ये जनरल वाली टर्म्स है, इसको भी आप जानो। चाहे 3 या 4 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू चलता चला जाएगा। अब देखते हैं प्रपोर्शन क्या होता है। प्रपोर्शन, तो प्रपोर्शन जो है वो इक्वालिटी ऑफ रेशियो है। इक्वालिटी ऑफ गिवन रेशियोज कॉल्ड प्रपोर्शन। जैसे एक रेशियो है आपका 1:2 और एक रेशियो है आपका 6:12। तो अगर देखो इनका रेशियो अगर इक्वल आता है तो वो प्रपोर्शन कहलाएंगे। तो देखो भाई ये 1:2 है और ये भी क्या है 1:2। तो जो इक्वालिटी ऑफ रेशियोज होते हैं वो क्या बन जाते हैं? प्रपोर्शन बन जाते हैं। जैसे मान लो कि एक रेशियो अपने पास में A और बाई B है और दूसरा जो है C/D है। फॉर रेशियो A/B एंड C/D, इफ प्रपोर्शन टेक प्लेस तो 100% रेशियोज को इक्वल होना पड़ेगा। तो इफ प्रपोर्शन टेक प्लेस देन A/B रेशियो 100% C/D रेशियो के क्या होगा? इक्वल होगा। इसको ऐसे भी लिखते हैं A/B = C/D, ऐसे भी लिखते हैं। और जब इस तरीके से हम लिखते हैं तो बिल्कुल लास्ट में और बिगिनिंग में, जैसे बिगिनिंग में ये लास्ट में ये, तो ये एक्सट्रीम कहलाते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स। और ये दोनों क्या कहलाते हैं? मिडिल टर्म कहलाते हैं, मिडिल टर्म्स कहलाते हैं। और एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। वो तो यहां से भी आप देख सकते हो मिडिल टर्म्स। जैसे आप देखिए यहीं पर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? BC आ जाएगा। तो A और D आपके क्या हैं? एक्सट्रीम टर्म्स हैं, और B और C क्या है? मिडिल टर्म्स हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, और इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल। ठीक है, क्लियर ये बात? और इस लास्ट वाले को पर्सनली बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। D को क्या बोलेंगे? फोर्थ नंबर का प्रोपोर्शन। ठीक, और जरा देखिए प्रैक्टिकली कि अगर हमारे पास में सेम प्रोपोर्शन है, मतलब सेम रेशियोज हैं, इक्वलिटी है। जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास में है 1/2 इज इक्वल टू 7/14। ध्यान देना, ये दो रेशियोज आपस में प्रोपोर्शन है कि नहीं है? दोनों प्रोपोर्शन है ना? ठीक। अब अगर हम क्या करें
कि इधर वाले लेफ्ट हैंड में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर लें। देखो 1 + 2/2 कितना आया 3/2, और ये हमने LHS में किया, और RHS में भी यही काम कर लें। 7 + 14 अपॉन में 14, ऊपर कितना आ गया 21/14। तो देखो क्या ये दोनों प्रपोर्शन में होंगे, चेक करते हैं। देखो ये 3/2 है और ये है 21/14, तो 7 3 जा 7 2 जा। ठीक, तो क्या सीखने को मिला? सीखने को ये मिला कि अगर दो रेशियो प्रपोर्शन में हैं, इफ A/B = C/D, तो A+B/B = होता है C+D/D। यही तो काम किया था हमने। A+B/B = क्या हो जाएगा C+D/D। इसी तरीके से अगर हमारे पास में दो रेशियो प्रपोर्शन के हैं, A/B = C/D, तो ये होता है A/A - B = C/C - D। ठीक, क्लियर ये बात? जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे वही काम किया है कि न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर = न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और यहाँ पर क्या किया है, न्यूमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर = न्यूमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये क्या होता है इक्वल। ये हमने करके दिखाया और ये आपको सीधे सीधे लिख के दिखा दिया। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। इसी तरीके से आप दोनों काम एक साथ कर सकते हो कि अगर A/B = है C/D, तो न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर = न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। इसको जब हम इस काम को करते हैं तो इसको बोलते हैं कंपोनेंडो रूल, कंपोनेंडो रूल, और इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंडो रूल। आगे जाकर के हम लोग इसको शॉर्ट में C&D, और यहां पर क्या किया, दोनों काम किया ना, यानी C&D रूल। तो कंपोनेंडो रूल, डिविडेंडो रूल, और यहां पर हमने दोनों एक साथ कर लिए। इसका जो है बेनिफिट आगे जाकर के रेशियोज की जो प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे किसी रेशियो में ऊपर एक स्क्वायर रूट का टर्म्स है √A + √B, और नीचे क्या है √A - √B। ऊपर है √A और प्लस का √B, और नीचे है √A माइनस का √B। सपोज कर लीजिए ऐसे है कि x/y = है √A + √B अपॉन √A माइनस का √B। अब किसी ने इसमें जो है कंपोनेंडो रूल लगा दिया, देखते हैं क्या नुकसान है कि फ़ायदा है। तो x + y/y ये आया √A + √B प्लस √A माइनस √B, और अपॉन में आ गया √A माइनस √B, कैंसिल हो गए। तो ऊपर देखिए नेचर क्या हो गया, सेम हो गया। तो जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन, और वो सिचुएशन आपके सामने जब आएगी तो आपको भी ये अपने आप ही पता चल जाएगा कि कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाने से क्या जो प्रपोर्शंस हैं वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे क्या, तो अपने आप फीलिंग आने लगती है। ठीक है ना। तो कब हम इसको यूज़ करते हैं, जब हमें रेशियो को, जो गिवन रेशियोज हैं उनको और ज़्यादा क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है। रेगुलर प्रपोर्शन क्या होता है, रेगुलर प्रपोर्शन, इसको हम लोग कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, इफ फॉर गिवन टर्म्स रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म्स are same, then we called regular proportion।
रेगुलर प्रपोर्शन। इस पर जरा ध्यान देना, रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म्स। जैसे मान लीजिए आपके पास में टर्म्स दिया है 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन। तो पूछा जा रहा है कि चलिए अच्छा यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो फिर आगे जाने पे पता नहीं आप कौन सा टर्म सोच लें, कुछ दिया नहीं गया तो अपने मन से कुछ भी सोच लिया। पूछा गया क्या ये रेगुलर प्रपोर्शन है, तो सक्सेसिव में दिस एंड दिस 8/4 2:1, दिस एंड दिस 16/8 2:1, दिस एंड दिस सक्सेसिव लेना है 32/16 2:1, दिस एंड दिस 64/32। हाँ भाई ये जो है कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शंस है, ठीक है। अच्छा कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में अगर केवल 3 टर्म लिए जाएं, 3 टर्म्स इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन आर ए बी सी, अगर ऐसा लिया जाए कि 3 टर्म्स कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है और वो ए बी सी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा A/B इज इक्वल टू B/C। तो ये आपका फर्स्ट टर्म होगा कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन का फर्स्ट टर्म, और ये क्या कहलाएगा लास्ट टर्म, और ये क्या कहलाएगा मिडिल टर्म या सेकेंड टर्म कह सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो B² बराबर क्या हो जाएगा AC, तो B बराबर क्या हो जाएगा √AC, और B को हम लोग क्या बोल रहे हैं सेकेंड टर्म मिडिल टर्म, और A और C को क्या बोल रहे हैं फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स। तो एक रूल आपके पास पता चल गया कि कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन अगर 3 लोगों के हम लोग 3 टर्म्स हमारे कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में हैं और हमको पहला और आखिरी पता है, तो बीच वाला भी हमें पता हो जाएगा। कैसे? फर्स्ट वाले टर्म का लास्ट वाले टर्म का प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट लिया तो क्या बन जाएगा बीच वाला टर्म मिडिल टर्म मिल जाएगा। ये जो √AC है ना, इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल मीन भी कहते हैं, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ B एंड C। जैसे हमने कहा आपके पास में 4 है, आपके पास में 8 है, जरा ज्योमेट्रिकल मीन बताओ, तो √4 × 8, दोनों लोगों को आपस में मल्टीप्लाई करना और फिर स्क्वायर रूट ले लेना, ये क्या कहलाता है ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है ना। इसको ज्योमेट्रिकल मीन भी कहते हैं। देखते हैं कि आपकी अपनी बुक में इस ज्योमेट्रिकल मीन को क्या कुछ और भी नाम दिया गया है। आपकी बुक में इसको केवल मीन प्रपोर्शन कहा गया है, यानी ये जो B है ना दैट इज मीन प्रपोर्शन, क्योंकि ये जो √AC है इसको क्या नाम दिया गया मीन प्रपोर्शन। तो ये इसके इक्वल है तो B को भी क्या बोलेंगे मीन प्रपोर्शन। तो फाइनली अगर 3 टर्म आपके कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में हैं तो A आपका फर्स्ट कॉन्टिन्यूड टर्म और ये C आपका लास्ट यानी थर्ड कॉन्टिन्यूड टर्म, और इस मिडिल वाले को क्या बोला गया है सेकेंड या फिर मीन प्रपोर्शन। तो जो मीन प्रपोर्शन है दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। ये आपका हो गया मीन प्रपोर्शन। ये प्रपोर्शन और रेशियो की प्रॉब्लम है आपके पास, बोर्ड पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। A³ + 3AB² अपॉन B³ + 3A² B इज इक्वल टू 63/62। तो क्वेश्चन में कह दिया है कि आप कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाइए और A/B निकालिए। तो यूज़ किया जाए भैया, देखते हैं क्या होता है। तो A³ + 3AB² न्यूमिनेटर हो गया और प्लस डिनोमिनेटर क्या है B³ + 3A² B, कंपोनेंडो हो गया ये। अपॉन में क्या लेते हैं न्यूमिनेटर A³ + 3AB² माइनस डिविडेंडो रूल में क्या होता है माइनस कर दिया जाता है B³ + 3A² B। इधर राइट हैंड साइड में भी यही काम 63 + 62 और 63 - 62। यहां गड़बड़ मत करना, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये चलता है। तो अब अगर हम इसको A³ + B³ + 3AB² प्लस
3a² होल बाई a³ माइनस b³ प्लस 3ab² माइनस 3a² इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 125, ये 1 आ गया। तो ऊपर क्या कोई फैक्टर है क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर तो नहीं है, तो ऊपर है a प्लस बी का होल क्यूब, अपॉन में क्या है इज इक्वल टू 125/1। दोनों तरफ का क्यूब रूट ले लिया जाए तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। एग्जाम में लिख देना क्यूब रूट बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। 125 का क्यूब रूट कितना आता है 5, क्रॉस मल्टीप्लाई a प्लस बी इज इक्वल टू 5a माइनस का 5b। नाउ अरेंज a सेम साइड b सेम साइड, तो ये b है प्लस का 5b और 5a माइनस का a, 6b इज इक्वल टू 4a, तो 4a इज इक्वल टू 6b, तो a बाई बी इज इक्वल टू 6/4। ऑर्डर गड़बड़ मत कर देना, 2/3। क्वेश्चन आसान हो गया क्योंकि उसने 2 3 एंड हाँ ठीक 3/2। अगर इस क्वेश्चन में ये कंपोनेंट और डिविडेंड रूल नहीं लिखते तो ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होता, दिमाग लगाना पड़ता कि क्या करें कैसे करें। ठीक है, ए और बी का रेशो निकालने के लिए। तो क्वेश्चन में आपका x बराबर गिवन है, गिवन x बराबर दिस वन √a² b² प्लस √a² माइनस b² अपॉन √a² प्लस b² माइनस का √a² माइनस b²। यूज कंपोनेंट टू डिविडेंड रूल एंड प्रूव दैट b² बराबर 2a² अपॉन x² प्लस 1। ये कहे करके इन्होंने क्वेश्चन की पूरी जान निकाल दी है। बचा हुआ काम अब आप कर लो, इसमें सी एंड डी रूल लगा दो। क्या दिया गया है लेफ्ट हैंड में, क्या है x/1 इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। सी एंड डी रूल लगा दीजिए, लेफ्ट में भी राइट में भी। तो क्या बनेगा x+1 अपॉन x-1। आगे मूव करिए राइट हैंड साइड में। तो ये आपका देखो न्यूमिनेटर को ब्रैकेट में बंद कर लिया, डिनोमिनेटर को भी ब्रैकेट में बंद कर लिया जिससे गलती ना हो। तो न्यूमिनेटर √a² प्लस b² प्लस √a² माइनस b², न्यूमिनेटर आ गया प्लस, डिनोमिनेटर में आ गया √a² प्लस b² माइनस √a² माइनस b²। क्योंकि बड़े बड़े न्यूमिनेटर थे ना, इसलिए मैंने उनको ब्रैकेट में अपना जो है कन्वर्ट करके गलती होने से अपने आप को बचाया। नीचे भी न्यूमिनेटर √a² प्लस b² प्लस √a² माइनस b², फिर माइनस डिनोमिनेटर √a² प्लस b² और माइनस का √a² माइनस b²। कुछ करना ही नहीं था, दिमाग ज़्यादा हमें लगाना ही नहीं, क्योंकि उसने सी एंड डी रूल कह दिया कि अप्लाई करो, तो उसी तरीके से मूव करना पड़ेगा। यहाँ पे आ गया x+1 और x-1। देखें सारे बड़े बच्चे, 10th के बच्चे भी बड़े ही माने जाएंगे। देखो ये कैंसिल हो गए भाई, ये लोग कैंसिल हो गए, तो ये √a² b² √a² प्लस b² 2 बार है, तो क्या बचा ऊपर √a² प्लस b²। और देखो अपॉन में कैंसिल कौन होगा, ये वाले टर्म्स कैंसिल होंगे नहीं भाई। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये कैंसिल, ये प्लस बन जाएगा, तो अपॉन में क्या जाएगा 2√√a² माइनस b²। ठीक है, तो क्या आ गया भाई x+1 अपॉन x-1 इज इक्वल टू
रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लो, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना उसमें स्क्वायर भी तो आ रहा है, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर लिया जाए। सीधे स्क्वायर कर रहे हैं भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आएगा। क्रॉस आंसर तक पहुंचो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2x बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2x ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2x बी स्क्वायर। अब देखिए ये जो टर्म्स हैं कैंसिल होने वाले, उनको पिक कर लीजिए पहले। ये कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 2x ए स्क्वायर, बाकी कोई और कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। ये देखिए और कोई कैंसिल हो रहा है, देखना भाई। तो इधर लेफ्ट हैंड में बच गया 2x ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x बी स्क्वायर। राइट हैंड में क्या बच गया, 2x ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x बी स्क्वायर। तो ये भी कैंसिल हो रहे हैं भाई, ये लोग भी कैंसिल हो रहे हैं। अब ये वाला टर्म उधर ले जाओ, ऑलरेडी क्या है 2x ए स्क्वायर है और कुछ गड़बड़ हो गया, जरा देख लेना। हाँ कुछ देख लो, लेफ्ट हैंड सही है ना, लेफ्ट हैंड एक बार क्रॉस चेक कर लो, लेफ्ट हैंड सही है तो फिर राइट हैंड को मैं और चेक कर लूँ। नहीं लेफ्ट हैंड सही है तो राइट हैंड में मैं चेक कर रहा हूँ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस ए स्क्वायर माइनस ठीक है। और जब हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर और जब चलेंगे तो आएगा, हाँ ये गड़बड़ किया मैंने, ये होगा प्लस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस का 2x बी स्क्वायर। अब देखो मैंने सही कर लिया। तो जो कैंसिल होने वाले टर्म्स हैं उनको अपना कैंसिल कर लिया जाए। कैलकुलेशन में तो अलर्ट रहना ही पड़ेगा दोनों लोगों को, हमको भी और आपको भी। तो अब देखते हैं कि लेफ्ट हैंड में क्या बचा। तो लेफ्ट हैंड में बचा है 2x ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का 2x बी स्क्वायर और राइट हैंड साइड में क्या बच रहा है, माइनस का 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर 2x बी स्क्वायर। जो हमें प्रूफ करना है वहाँ पे बी स्क्वायर एक साथ आ रहा है, तो सारे के सारे जो बी स्क्वायर के टर्म हैं वो मूव करा दीजिए इस तरफ। बी स्क्वायर, तो ये देखिए बी स्क्वायर वाला टर्म तो एक ये है, माइनस का बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक ये है, इधर से इसको मूव करा दीजिए, कितना आ जाएगा, आ गया, रिजल्ट आ चुका है, केवल शिफ्टिंग करनी है। इधर है अपने पास में 2x ए स्क्वायर माइनस का 2x बी स्क्वायर और ये आ गया प्लस का 2x ए स्क्वायर, इधर चला गया उस तरफ, और ये प्लस का 2x बी स्क्वायर। एक सेकेंड देख लेंगे अगर कोई गलती हो रही होगी, हैं? चलो देख लेते हैं अब हम।
ये आया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। हाँ, यहाँ कोई टर्म्स कैंसिल हो रहा है, ये देखो कैंसिल हो गया। ठीक, तो देखो ये क्या बचा, 2x ए स्क्वायर और 2x ए स्क्वायर कितना हो गया, 4x ए स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड में देखो बी स्क्वायर 2b स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 4x ए स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर दिया। देखो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2x ए स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। 6 इज मीन प्रपोर्शन बिटवीन x एंड y एंड 48 इज थर्ड प्रपोर्शन ऑफ x एंड y, फाइंड द x एंड y। पूरी प्रॉब्लम के जो हीरो हैं वो x और y हैं। पहले x और y के बीच में मीन प्रपोर्शन 6 है, तो हमको पता है यार मीन प्रपोर्शन बराबर क्या होता है, मीन प्रपोर्शन बराबर होता है अंडर रूट एक्स वाई। ठीक है, एबीसी की कहानी में बी क्या था, कॉन्सेप्ट याद दिलाएं आपको, एबीसी आर कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, कॉन्टिन्यूड, तो इस बी को तुमने क्या बोला था, मीन प्रपोर्शन। तो यहां से बी बराबर क्या था, रूट ए सी। तो जैसा देश वैसा भेष वाली पॉलिसी रखो, यहां पर एक्स वाई में मामला है, एबीसी में नहीं है। तो देखो मीन प्रपोर्शन क्या है, 6 बराबर रूट एक्स वाई, तो 36 बराबर क्या हो गया, एक्स वाई। पहली इक्वेशन आ गई। अब देखिए x एंड y का थर्ड प्रपोर्शन 48 है, मतलब x आता है, y आता है और तब 48 आता है, तभी तो थर्ड प्रपोर्शन ये कहलाएगा। और सिचुएशन कहाँ की चल रही है, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन की चल रही है। तो इसका मतलब है कि x और y का रेशियो और y और 48 का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यही तो मतलब हुआ। तो अब यहां से आ गया वाई स्क्वायर बराबर 48x, तो ये आ गया आपका इक्वेशन 2। या ऐसा करते हैं, हाँ वो तो अब आप जैसे जाओ वैसे सॉल्व कर लो। 48x मैंने फिर से लिख दिया है। यहां से इक्वेशन नंबर 1 से मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूं, कितनी है 36/x होल स्क्वायर बराबर 48x। सही किया मैंने। फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 36/x, तो ये आ गया 36 इंटू 36 अपॉन में एक्स स्क्वायर 48x, तो 36 इंटू 36 अपॉन 48 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो मिनिमाइज करिए भाई चीज़ों को, कैसे मिनिमाइज करें। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही, एक्स बराबर कितना आ गया 3, और फिर एक्स बराबर 3 रख दो यहाँ पे तो वाई निकल आएगा। ठीक है।